हेलो दोस्तों, मैं हूं रंजीत और आज हम बात करने वाले हैं 2018 में रिलीज हुई गॉथिक ड्रामा मूवी द लिटिल स्ट्रेंजर के बारे में, जिसे लुसिंडा कॉक्सॉन ने लिखा और लेनी अब्राहमसन ने डायरेक्ट किया था। ये 2009 में सेम नाम से नॉवेल पे आधारित थी जिसे सारा वॉटर्स ने लिखा था। इस मूवी की स्टोरी एक डॉक्टर फैराडे के इर्द गिर्द घूमती है जो एक घर में विजिट करने जाता है जहाँ कभी उसकी माँ काम किया करती थी। अब आगे उसके साथ क्या होता है और उस घर के बारे में से क्या पता चलता है, ये हम आगे जानेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम डॉक्टर फैराडे को देखते हैं जो एक विजिट के दौरान 100 हॉल जाता है। 100 हॉल एक बहुत बड़ा मेंशन होता है जहां आयर्स फैमिली रहती है, जिसमें मिसेस आयर्स और उसके 2 बच्चे कैरोलिन और रॉड्रिक रहते हैं। रॉड्रिक एयरफोर्स में था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एक धमाके में वो बुरी तरह से झुलस गया था, जिससे चलते उसका चेहरा और एक टांग खराब हो गई थी, जिससे वो लंगड़ा कर चलता था और अब उसकी देखभाल उसकी बहन कैरोलिन करती थी। खैर, यहाँ वो मेड से मिलता है जिसे पेट में दर्द की शिकायत थी। चेकअप के दौरान उसे पता चलता है कि वो मेड झूठ बोल रही थी और उसे कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं थी, वो बस यहाँ से जाना चाहती थी। तो वो अकेले में उससे बात करने की कोशिश करता है कि आखिर वो क्यों यहाँ से जाना चाहती थी। अब इसके पीछे क्या रीजन था ये हमें आगे पता चलेगा। तो फैराडे बाहर आकर कैरोलिन को बताता है कि बेटी 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी और यहाँ उसकी मुलाकात मिसेस आयर से होती है, जिसे वो बताता है कि कभी उसकी माँ भी यहाँ काम किया करती थी। आयर्स फैमिली कभी बहुत शान शौकत से रहा करती थी, पर अब उनकी हालत बहुत खराब थी। उनके पास अब ज्यादा पैसे नहीं बचे थे और जो कुछ भी बचा था वो बिकने वाला था या वो बेच चुके थे। यहाँ डॉक्टर फैराडे को बचपन का वो दिन याद आता है जब वो अपनी माँ के साथ एक पार्टी में आया था और तब उसे 100 हॉल बहुत पसंद था और वो हमेशा चाहता था कि कभी उसके पास भी ऐसा ही घर हो। उस वक्त आयर्स फैमिली एक बहुत रईस फैमिली थी और तब वो ऐसी छोटी मोटी पार्टीज देते रहते थे। अगले दिन एक विजिट के बाद जब डॉक्टर फैराडे घर वापस आ रहा होता है तो अचानक कैरोलिन का कुत्ता उसकी गाड़ी के आगे आ जाता है, पर किसी हादसे से पहले ही फैराडे ब्रेक्स लगा देता है। यहाँ फिर से उसकी मुलाकात कैरोलिन से होती है और वो उसे घर ड्रॉप करने चाहता है। यहाँ वो रॉड्रिक के पैर का ट्रीटमेंट करने का ऑफर करता है और कैरोलिन भी इसकी मंजूरी दे देती है। अगले दिन एक इंडक्शन कॉइल की मदद से डॉक्टर फैराडे रॉड्रिक का ट्रीटमेंट करता है और रिजल्ट काफी अच्छे आते हैं। कैरोलिन ये देखकर बहुत खुश होती है और डॉक्टर फैराडे को थैंक्स बोलती है और बातों ही बातों में कैरोलिन को छोटी बहन सूजन का जिक्र होता है जो 7 साल की उम्र में गुजर गई थी। डॉक्टर फैराडे को ये सुनकर बहुत अफसोस होता है क्योंकि तब उसे वो बहुत अच्छी लगती थी। अगले दिन फैराडे और कैरोलिन टाउन में फिर से मिलते हैं जहां रॉड्रिक और उसकी माँ एक वकील से मिलने आए थे क्योंकि वो अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचना चाहते थे। यहाँ कैरोलिन फैराडे को शाम को रखी पार्टी के लिए इनवाइट करती है तो डॉक्टर फैराडे भी मना नहीं कर पाता। अब शाम को सब मेंशन में इकट्ठे होते हैं। उनके साथ एक छोटी लड़की भी आई होती है जो कैरोलिन के कुत्ते के साथ खेलने लगती है। सब लोग आ जाते हैं पर रॉड्रिक नहीं आता तो डॉक्टर फैराडे उसे बुलाने उसके रूम में जाता है जहां रॉड्रिक नीचे आने से मना करता है और कहता है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, पर फैराडे उस पर जोर डालता है और जल्दी नीचे आने को कहता है। थोड़ी देर बाद जब रॉड्रिक नीचे आता है तभी कैरोलिन का कुत्ता जिप उस लड़की के चेहरे को बुरी तरह से काट लेता है और फैराडे उसका ट्रीटमेंट करता है, जिसके बाद उसके पेरेंट्स उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब उस बच्ची के पेरेंट्स की कंप्लेंट पे जिप को मारने के ऑर्डर्स दिए जाते हैं और फैराडे जिप को जहरीला इंजेक्शन लगाकर मार डालता है। इस पे कैरोलिन अंदर से टूट जाती है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती थी। वहीं दूसरी ओर फैराडे का कलीग उसे आयर्स फैमिली के पचड़ों से दूर रहने की हिदायत देता है, पर कुछ दिनों बाद रॉड फैराडे से मिलने आता है। उसने काफी पी रखी थी और वो बताता है कि उसने जमीन का सौदा कर दिया है। रॉड उसे ये भी बताता है कि वो घर उसे नफरत करता है और उसे उस घर में डर लगता है। फैराडे को लगता है कि शायद उसे कोई मेंटली प्रॉब्लम है और इसके बारे में वो कैरोलिन से भी बात करता है। यहाँ कैरोलिन बताती है कि पिछली रात रॉड उसके रूम में आया था और वो कह रहा था कि उसे कुछ जलने की स्मेल आ रही है, पर कैरोलिन कहती है कि मुझे ऐसी कोई भी स्मेल नहीं आ रही थी। तभी रॉड छुपकर उनकी बातें सुन रहा होता है और वो उन पे गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो उसे मेंटली सिक बता रहे थे। यहाँ फैराडे और रॉड में बहस होती है और रॉड उसे घर से निकाल देता है। खैर, उसी रात रॉड अपने रूम में आग लगा देता है और अगली सुबह फैराडे मेंटल इंस्टीट्यूशन के डॉक्टर वॉरेन को बुलाता है जो रॉड को अपने साथ ले जाता है। अब कुछ टाइम आगे निकलता है और क्रिसमस आ जाता है। उनकी मेड बेटी अपने घर चली जाती है और रॉड के जाने के बाद फैराडे जैसे मानो उस घर का हिस्सा बन जाता है। वो क्रिसमस उनके साथ मनाता है और यहाँ एक सीन में वो कैरोलिन को बताता है कि कैसे उसी पार्टी के दौरान जब वो यहाँ आया था तो मेंशन को एक्सप्लोर करते वक्त वो खुद एक मिरर को देखने लगता है और तभी ना जाने उसके दिमाग में क्या आया कि उसने उस मिरर के फ्रेम का एक पीस तोड़ लिया।
ऐसा करते हुए सूजन उसे देख लेती है, जिसकी आवाज सुनकर बाद में उसकी माँ वहां आती है और उसकी शरारत पे उसे जोर से एक थप्पड़ मारती है और अपने साथ ले जाती है। फैराडे बड़ी गुस्से भरी नजरों से सूजन को देखता रहता है। अब प्रेजेंट में कैरोलिन फैराडे को वह जमीन दिखाने जाती है जो उन्होंने बैब नाम के आदमी को बेच दी थी। वो वहां एक आलीशान घर बनाना चाहता था। कैरोलिन फैराडे को अपने दिल की बात बताती है, जिसमें वो टाउन से बाहर जाने का जिक्र करती है। उसी रात कैरोलिन और फैराडे एक डांस पार्टी में जाते हैं, जहां फैराडे का सीनियर फैराडे को कैरोलिन से प्रपोज करने को कहता है। घर वापस आते वक्त दोनों एक्साइटेड हो जाते हैं, पर इससे पहले कि कुछ हो पाता कैरोलिन वहां से भाग जाती है। जिसके बाद फैराडे एक सेमिनार के लिए लंदन चला जाता है और जब वो वापस आता है तो उसे पता चलता है कि मिसेस आयर्स की तबीयत काफी खराब है। फैराडे मिसेस आयर्स का हालचाल पूछने जाता है, जहां कैरोलिन उसे हॉल में बने कुछ निशान दिखाती है। इसके अलावा वो बताती है कि रात को उन्हें दीवारों पे नॉक करने की भी आवाजें आती हैं। फिर मिसेस आयर्स उसे अपनी कबड़ में बने कुछ निशान दिखाती है। वहां सूकी नाम कई बार लिखा होता है। सूकी सूजन का निक नेम था, जिसकी मौत 7 साल की उम्र में हो गई थी। और अब मिसेस आयर्स को लगने लगा था कि शायद सूजन की आत्मा है जो ये सब कर रही है, पर फैराडे कहता है कि ये सब उनका वहम है और ये निशान शायद सूजन ने बचपन में बनाए होंगे। और कैरोलिन को इस सब पे यकीन ना करने को कहता है और तभी उसे शादी के लिए प्रपोज भी कर देता है। कैरोलिन हाँ तो नहीं करती पर ना भी नहीं करती। अब एक दिन जब दोनों बात कर रहे होते हैं तो फैराडे बताता है कि वो शादी के बाद यहीं उनके साथ ही इसी घर में रहेगा, पर कैरोलिन यहाँ से जाना चाहती थी। फैराडे बताता है कि यहाँ रहने के लिए उसने लंदन के ऑफर को मना कर दिया था। वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी बेटी वहां आती है, जो उन्हें बताती है कि उस रूम की बेल बजी थी। मैं यहाँ आपको बता दूं कि इस मेंशन के किचन एरिया में कई सारी बेल्स लगी थी, जिसका दूसरा एंड अलग अलग रूम्स में होता है। और जब भी किसी को मेड को बुलाना होता है तो वो उस बेल को खींचता था और किचन में मौजूद बेल बजती थी। ये सुनकर मेड पर्टिकुलर उसी रूम में आ जाती थी, पर यहाँ हमें पता चलता है कि कैरोलिन ने कोई बेल नहीं बजाई थी। और यहाँ एक बड़ी अजीब बात होती है, जब कैरोलिन और बेटी किचन में होते हैं तो सब बेल्स अपने आप बजने लगती हैं। कैरोलिन बेल्स के कनेक्शन बॉक्स को खोलकर देखती है तो वहाँ काफी सारे चूहे होते हैं और शायद उन्हीं की वजह से ये सब बेल्स अपने आप बज रही थी। कैरोलिन चूहे मारने की दवा लेने जाती है और पीछे से मिसेस आयर्स आती है। उनके आने पे नर्सरी की बेल बजने लगती है और बेटी के मना करने के बावजूद मिसेस आयर्स नर्सरी में चेक करने जाती है। बेटी भागकर कैरोलिन को बुलाने जाती है। मिसेस आयर्स देखती है कि यहाँ का रिसीवर नीचे गिरा था, जैसे कोई उनसे बात करना चाहता था। तभी रूम का दरवाजा बड़े जोर से बंद हो जाता है और रूम से किसी के चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं और दरवाजा जोर जोर से अपने आप बजने लगता है। मिसेस आयर्स घबरा जाती है और खिड़की को पीटने लगती है। ऐसा करते देख कैरोलिन और बेटी उसे बचाने जाते हैं और उसे रूम से बाहर निकालते हैं। कुछ देर बाद फैराडे यहाँ आता है और मिसेस आयर्स को आराम करने को कहता है। यहाँ बेटी बताती है कि जब फैराडे उसे पहली बार देखने आया था तो उसने बताया था कि इस घर में कोई आत्मा है। इसके बारे में उसने मिसेस आयर्स को भी बताया था, जिनके मुताबिक ये सूजन की आत्मा थी और वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। शाम को जब फैराडे और उसका सीनियर किसी विषय पर बात कर रहे होते हैं तो वो बताता है कि हम सब में एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, जो तब एक्टिवेट हो जाता है जब हमारा कॉन्शियस माइंड किसी चीज को करने से मना कर देता है। साफ शब्दों में कहें तो कोई शरारत या शैतानी, जिसे हमारा कॉन्शियस माइंड करने से हिचकिचाता है। उसका इशारा उस घर में हो रही घटनाओं की तरफ था। उसके सीनियर को लगता है कि शायद ये कोई पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटी है, जिसे फैराडे इग्नोर कर देता है। अगले दिन फैराडे और मिसेस आयर्स बातें कर रहे होते हैं कि तभी मिसेस आयर्स की बॉडी पे कुछ निशान बनने लगते हैं। मिसेस आयर्स कहती है कि सूजन उनके साथ ऐसे ही खेला करती थी। फैराडे उसे नींद का इंजेक्शन लगाकर सुला देता है और कैरोलिन को उसे किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखाने को कहता है, पर कैरोलिन इससे मना कर देती है। इसके कुछ टाइम बाद मिसेस आयर्स का रूम अपने आप लॉक हो जाता है। जब फैराडे और कैरोलिन दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं तो वो मिसेस आयर्स को मरा पाते हैं। उसने सूजन के फोटो फ्रेम के टूटे हुए कांच के टुकड़ों से अपनी कलाई काट ली थी। इसके बाद उनके फ्यूनरल पे रॉड भी आता है और कैरोलिन को आगाह करता है कि उस घर को छोड़ दो, वरना उनके बाद अब उसका ही नंबर है। उसी रात फैराडे कैरोलिन से शादी करने के बारे में पूछता है और इसके लिए वो कैरोलिन को 6 हफ्तों का वक्त भी देता है। अब चूंकि कैरोलिन के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बची थी तो वो मान जाती है। पर कुछ टाइम बाद जब फैराडे एक ड्रेस और एक रिंग लेकर आता है तो वो उसे शादी के लिए मना कर देती है और कहती है कि वो भी शादी नहीं करना चाहती, बल्कि वो ये मेंशन बेचकर लंदन या अमेरिका जाना चाहती है। जिससे फैराडे काफी अपसेट हो जाता है और उससे कहता है कि तुम कंफ्यूज हो, तुम क्लियरली नहीं देख पा रही। पर कैरोलिन नहीं मानती। अब एक रात उसे किसी पेशेंट का कॉल आता है और वो उसे चेक करने उसके घर जाता है।
वापस आने पर वो अपनी गाड़ी जंगल में रोक लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है क्योंकि कैरोलिन यहाँ से जा रही थी। उधर दूसरी तरफ कैरोलिन को ऊपर के कमरों से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो उनका पीछा करती हुई उस रूम में जाती है और सीन यहाँ कट हो जाता है और सुबह हो जाती है और हमें फैराडे को दिखाया जाता है। वो अभी भी जंगलों में बैठा होता है। घर वापस आने पे उसे पता चलता है कि रात को 3 बजे बेटी का उसके लिए कॉल आया था, जो बहुत घबराई हुई थी और तुमसे बात करना चाहती थी। अब आगे कोर्ट हियरिंग के दौरान बेटी बताती है कि उसने रात को कैरोलिन के चलने की आवाज सुनी, तो पीछा करने पे उसे ऐसा लगा कि कैरोलिन ने किसी को देखा जिसे वो पहचानती थी। थोड़ी देर बाद वो देखती है कि कैरोलिन छत से नीचे गिर जाती है और रेलिंग से सर टकराने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब चूंकि बेटी ने खुद वहां किसी को नहीं देखा होता, तो फैराडे को इस हादसे को टेस्टिफाई करने के लिए बुलाया जाता है। सब बातों को सोचने के बाद वो इस हादसे को सुसाइड बताता है, जिसके बाद इस केस को बंद कर दिया जाता है। महीनों बाद फैराडे उस घर में वापस आता है जो उस घर की देखभाल कर रहा था। वो घर अब बिल्कुल खाली है और उसकी चाबियां उसके पास हैं, जो मरने से पहले कैरोलिन ने उसे दी थी। उसके जाने के बाद ऊपर वाले फ्लोर पे जहां से कैरोलिन गिरी थी, हम फैराडे का यंग वर्जन देखते हैं जो अभी भी उस घर में था, और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब मूवी देखने के बाद 2 थ्योरीज हमारे सामने आती हैं। पहली थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कर्स्ड घर था और इस घर में वाकई में कोई आत्मा या कोई चीज थी जो उन्हें तंग कर रही थी, जिसके बारे में रॉड भी कई बार बताता है कि ये घर मुझे मारना चाहता है, और शायद इसीलिए वो इस घर को छोड़कर चला भी जाता है क्योंकि उसे इस बात का एहसास हो चुका था और मिसिस एयर्स को भी इसके बारे में पता था। पर वो सोचती थी कि शायद ये उनकी बेटी सूजन की आत्मा थी जो उनके साथ रहना चाहती थी। पर क्या ये वाकई में सूजन की आत्मा थी या कुछ और? तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि ये कर्स्ड घर था और ये कर्स उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि यंग फैराडे ने दिया था। जैसा कि हम जानते हैं कि फैराडे को हमेशा से 100 हॉल बहुत पसंद था और वो खुद इस घर का मालिक बनना चाहता था, और अपनी जुबानी वो कहता भी है कि मैं इसके बड़े गेट से तो कई बार गुजरा था, पर कभी सोचा नहीं था कि ये मेरे जैसे गांव के लड़के के लिए भी कभी खुलेंगे। मतलब इस घर को पाना उसका पैशन बन चुका था, और जब अपने बचपन में वो इस घर में आया तो उसकी डार्क साइड, जिसमें जलन, गुस्सा, ईर्ष्या थी, मतलब उसकी सबकॉन्शियस सेल्फ, वो उससे डिटैच हो गई, जिसे उस घर ने एब्जॉर्ब कर लिया, और तभी से उस घर में एक से एक बुरी घटनाएं होने लगी। इस बात की पुष्टि हमें तब होती है जब वो अपने सीनियर के साथ पोल्टरगाइस्ट थ्योरी के ऊपर बात करता है। एक्चुअली में उसका इशारा इसी और होता है। अब दूसरी थ्योरी के अकॉर्डिंग उस घर में कोई आत्मा नहीं थी, बल्कि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा था वो सब फैराडे कर रहा था। अब चूंकि हमें पता है कि फैराडे हमेशा से उस घर को पाना चाहता था, तो पहले तो वो उनका भरोसा जीता है और फिर उन सब घटनाओं को अंजाम देता है। पहले तो वो कैरोलिन से प्यार करने का झूठा नाटक करता है और फिर उसे इंसिस्ट करता है कि शादी के बाद वो इसी घर में रहेंगे, पर कैरोलिन के मना करने के बाद वो मिसेस एयर्स को रास्ते से हटा देता है। पर उसके बाद भी जब कैरोलिन नहीं मानती तो उस घर को अपने हाथ से ज्यादा देख वो उसका भी खून कर देता है। इस बात की पुष्टि हमें तब होती है जब बेटी बताती है कि मरते वक्त कैरोलिन ने किसी ऐसे को देखा था जिसे वो जानती थी, तो हो सकता है उस रात फैराडे ही उसके पास आया हो और उसे छत से धक्का देकर मार डाला हो। अब इस मूवी में इसके बारे में कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है, पर अगर गौर से देखा जाए तो मुझे पहले वाली थ्योरी ज्यादा रियलिस्टिक लगती है। अब इसमें आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो इसी के साथ आज की वीडियो रैप करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी और मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।